नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद यानी भारतीय चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली जो न सिर्फ रोगों की जड़ तक जाती है लक्षणों के आधार पर, बल्कि जो रोग होते हैं उसके निवारण के लिए भी हर संभव प्रयास करती है। आयुर्वेद का ही एक अभिन्न अंग है नाड़ी परीक्षण। जी हाँ, नाड़ी परीक्षण एक ऐसी विधा है जिसमें हम नाड़ी का स्पर्श करते हुए व्यक्ति के भीतर उसकी धातु, अग्नि और रोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द उसकी बीमारी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। नाड़ी परीक्षण को करीब से समझेंगे, इसके प्रभाव को समझेंगे और इस विषय पर बेहद अहम जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवींद्र चंद्र जोशी जी हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नवीन, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो डॉक्टर साहब, नाड़ी परीक्षण तो एक बेहद प्रभावशाली ये एक विषय है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाड़ी परीक्षण की जब भी बात होती है तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कुछ कहता है, इसके प्रभाव के बारे में आयुर्वेद में क्या कुछ लिखा गया है? आयुर्वेद के बहुत पुराने ग्रंथ, 5000 साल पुराने ग्रंथ चरक संहिता। चरक संहिता में ये बताया गया है कि जो भी वैद्य है या फिर चिकित्सक है उसको हर रोगी की परीक्षण करना चाहिए, हर रोगी का एग्जामिनेशन करना चाहिए। और उस एग्जामिनेशन में 3 प्रकार के तरीके बताए हैं। एक तो आप रोगी को देखिए, दर्शन कीजिए, दूसरा आप उसको स्पर्श कीजिए यानी टच कीजिए, और तीसरा जो है उससे प्रश्न पूछिए। ये ऋषि चरक ने 5000 साल पहले बताया है। लेकिन उससे कई हजार साल पहले एक ग्रंथ है जो शायद अभी प्रचलन में लोग पढ़ते नहीं हैं उसका नाम है रावण की नाड़ी तंत्र। उसमें लिखा है कि किसी भी रोगी के 8 चीज़ों का परीक्षण करना चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ है वो है नाड़ी। इसके बाद कहते हैं मूत्र, फिर मल, फिर शब्द, फिर उसका जिह्वा, फिर उसकी दृष्टि और फिर उसकी आकृति। ऐसा लिखा है कि नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति। ये आपको 8 चीज़ें देखनी है और उनमें सबसे पहली जो परीक्षा है वो नाड़ी परीक्षा है। इसी के साथ में एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए जिनको कणाद कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो भी उन्हीं की फिलॉसफी से निकला है। उन्होंने भी यही बात कही कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आपने उसके रोग का निदान करना है तो सबसे पहले उसकी नाड़ी देखनी है। बाद के ग्रंथ में सारंगधर और योग रत्नाकर 2 ऐसे आयुर्वेद के बहुत माने जाने हुए वैद्य हुए जिन्होंने भी ये कहा कि अगर आप एक अच्छे चिकित्सक हैं तो आपको नाड़ी देखनी ही आनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका पूरा इतिहास मिलता है। और सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि रावण तंत्र हो चाहे कणाद तंत्र हो, इन सब ने ये ज्ञान कहाँ से लिया? तो कहते हैं, आप सब जानते हैं जैसा कि रावण के बारे में कि रावण शिव भक्त थे। तो ये कहते हैं कि ये शिव की परंपरा से आया हुआ ज्ञान है जो धीरे धीरे हमारे चूँकि शिव को ही वैद्यनाथ कहते हैं, वैद्यों के नाथ कहते हैं, तो उनके द्वारा ही ये ज्ञान आया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले रावण ने कहा कि जो अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में जो नाड़ी फड़कती है वो नाड़ी जीव साक्षिणी है। और आज भी जो वैज्ञानिक हैं या जो चिकित्सक हैं वहीं पर आकर पल्स डायग्नोसिस करते हैं। तो ये कितनी बड़ी विज्ञान है आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही रोचक तरीके से इस विषय की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हमें समझाई। डॉक्टर साहब, जब हम नाड़ी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई तरह की नाड़ियाँ होती हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि कितने प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, और जब नाड़ी परीक्षण की बात होती है तो हम आमूमन एज अ कॉमन मैन हम ये देखते हैं कि हाथ को स्पर्श किया जाता है। तो यहाँ पर स्पर्श क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे शरीर रचना के सबसे बड़े जो महर्षि हुए हैं उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। उन्होंने शरीर की एनाटॉमी बताई है और कणाद ने भी इस एनाटॉमी को बताया है। ये कहा गया है कि शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ हैं और उनमें से ये बताया गया है कि 72,000 नाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ बहता रहता है। और ये बताया गया कि 700 नाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें केवल रक्त जो है प्रवाह होता है, यानी कि रक्त के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अन्न रस है हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्रवाहित होती रहती हैं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो 24 नाड़ियाँ हैं वो स्पंदन करती हैं, यानी उनमें वाइब्रेशंस होता है।
और उनमें भी एक ही नाड़ी परीक्षण के योग्य है जो मैंने आपको अभी बताया, जो अंगूठे के जड़ के नीचे स्थित है। तो ये बात पूरी एनाटॉमी, जो आयुर्वेद की एनाटॉमी है और जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी ये बताया गया है कि एकांगुल परित्यज्या, यानी कि आपको अंगूठे के मूल में एक अंगुल छोड़ करके जो नीचे जो नाड़ी है, जिसे आज की तारीख में रेडियल आर्टरी कहते हैं, वहाँ पर 3 उंगलियों को लगा करके आप शरीर के दोष, शरीर की धातुएं, शरीर के मल, शरीर के अंगों को देख सकते हैं। ये बात बताई गई है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, नाड़ी का जो परीक्षण है ये किस तरह से किया जाता है? क्या इसका भी कोई समय होता है और कोई दिन होता है, या किस तरह से, या कभी भी जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किया कैसे जाता है, कब किया जाता है? देखिए, जो इसका एक प्रोटोकॉल है, किसी भी चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, तो नाड़ी देखने का भी एक प्रोटोकॉल है। ये बताया गया है कि आपको खाली पेट सुबह के समय में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के व्यक्ति किसी प्रकार के बेगों का धारण करना आया हो, इवन जो देखने वाला है उसके लिए भी यही रूल्स बताए गए हैं। कहा गया है कि प्रातःकृत समाचार, यानी सुबह मॉर्निंग टाइम अच्छे आचार के साथ कृताचार किए जाने वाले सभी अच्छे जो कर्म है सुबह के समय उसको निवृत्त होकर के अपरिग्रह, किसी प्रकार की आपके अंदर तनाव आदि संचित विचार ना हो, और कहते हैं सुखासीनम सुखासीनम, यानी कि आप बड़े कंफर्टेबली बैठें, वैद्य भी यानी डॉक्टर भी, साथ में रोगी भी उसी प्रकार से कंफर्टेबल बैठे। इस प्रकार से नाड़ी परीक्षण किया जाना चाहिए। ये तो प्रोटोकॉल की बात हो गई। लेकिन जो अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ नाड़ी देखने के काल के बारे में बताया गया है कि हमारे दिन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय ये कफ का काल होता है, यानी सामान्य रूप से वातावरण शांत रहता है, एकदम कूल रहता है। दोपहर का 10 से 2 बजे पित्त दोष का काल होता है, और फिर 2 बजे से लेकर के फिर आगे जो हमारा समय है 6 बजे शाम तक का, वो वात दोष का काल होता है। फिर शाम के 6 से रात के 10 बजे तक कफ का काल होता है। तो नाड़ी देखने का सही जो आइडियल टाइम है वो सुबह भी कफ का काल और शाम का भी कफ का काल, यानी सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम के 6 से रात के 10 बजे तक। वैद्य अगर जानता है, डॉक्टर अगर जानता है, तो वो नाड़ी देख सकता है। तो किस प्रकार से नाड़ी को देखा जाता है, इसका थोड़ा नाड़ी बहुत आप देखने का हमारे तरीका दर्शकों को ये बताएं। है कि बताया गया है कि जो डॉक्टर है वो हमेशा दाहिने हाथ से नाड़ी देखेगा, और कहते हैं कि ये हमारी 3 उंगलियां हैं, दक्षिण करांगुलिका त्रयणम, यानी दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को, और ये अंगूठे के नीचे एक अंगुल छोड़ करके वो लगाएगा, और जिसमें सबसे आगे वाली जो उंगली है ये हमारे शरीर में वात दोष को बताती है, बीच वाली उंगली जो होती है ये पित्त दोष को बताती है, और तीसरी जो उंगली है जिसे हम अनामिका बोलते हैं ये कफ दोष को बताती है। वात, पित्त और कफ दोष जो है, इसी से हमारा शरीर जो है वो चलता है। यानी अगर हमारे शरीर में मूवमेंट है, गतिशीलता है, हमको जो मूव कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, ये सब वात के कारण है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है, अग्नि है, चाहे पाचन की प्रक्रिया हो, चाहे किसी भी काम को करने की प्रेरणा हो, उसके पीछे का मोटिव हो, ये सब पित्त दोष के कारण होता है। और जब हम रिलैक्स होते हैं, या फिर हम आराम करना चाहते हैं, या फिर हम रेस्ट करते हैं, या फिर हम स्थिर होते हैं, तो ये कफ दोष के कारण होता है। तो इन तीनों उंगलियों के माध्यम से आप अपने दोषों को देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ उंगलियों में ही अंगों के बारे में भी हम बताते हैं, धातुओं के बारे में बताते हैं। हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब आप इन तीनों उंगलियों से आप देख सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जब भी आप किसी की नाड़ी देखें, ये जो हमारे वैद्य हैं जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, या फिर जो डॉक्टर हैं, उनको कहा गया है कि आप कूर्पर संधि का स्टिमुलेशन करें, यानी इस मर्म को आप स्टिमुलेट करें एज ए वैद्य, ताकि रक्त का संचरण शरीर में बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ये बात रावण ने बताई है कि कूर्पर भाग के को पीड़ित करते हुए दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को अंगूठे के मूल भाग में एक अंगुल छोड़ करके तर्जनी, मध्यमा और अनामिका पर वैद्य यानी डॉक्टर नाड़ी को देखे। तो इस प्रकार से नाड़ी देखते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि केवल एक वैद्य या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ही ये कार्य करे, क्योंकि ये जानकारी के लिए ही ये कार्यक्रम है। देखिए, ये खुद से कोई ये चीज़ ना करे। जी, ये जागरूकता के लिए है कि देखिए क्यों जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। आयुर्वेद उन समय का विज्ञान है जब कोई डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं थी हमारे पास। तो ये जो भी परीक्षण है, ये कुशल वैद्य जो आपके आसपास हो, जिसके पास क्वालिफाइड हो,
जो हाईली क्वालिफाइड हो, उसी के मार्गदर्शन में ये नाड़ी परीक्षण कराना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया अभी वात पित्त कफ की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। इसके साथ साथ नाड़ी जब को देखता है एक वैद्य या एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, जब आप एक नाड़ी परीक्षण करते हैं, तो इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें एक व्यक्ति के शरीर के बारे में आपको पता चलती हैं? सबसे पहली जो मैंने 3 परीक्षाएं बताई, उसमें दर्शन परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम किसी व्यक्ति को आते हुए देखते हैं तो उसका पूरा उसकी प्रकृति की एनालिसिस कर लेते हैं कि वो किस प्रकार का है। उसके बाद हम नाड़ी में उन चीज़ों को ढूंढते हैं और हम उसको मैच करते हैं। और आप सबसे पहले देख कर ही जी, दर्शन परीक्षा जी, त्रिविध परीक्षा में सबसे जो पहली परीक्षा है वो दर्शन परीक्षा है। फिर हम स्पर्श करते हैं तीनों उंगलियों के माध्यम से। तो स्पर्श के द्वारा हमें दोष के गुण पता चल जाते हैं। किसी के शरीर में रुक्षता है, ज़्यादा ड्राइनेस है, तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा वात बढ़ा हुआ रहता है। फिर हम नाड़ी में वो चीज़ देखते हैं जो बहुत टेक्निकली बताई गई है कि वो सर्प गति के समान मिलती है, यानी तर्जनी के उंगली के नीचे जो नाड़ी मिलेगी वो सांप के समान चलती हुई मिलेगी। इसको ग्राफिकल पैटर्न समझ सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मूव करती हुई वेव्स मिलेगी। ऐसी मध्यमा उंगली में अगर हम नाड़ी देखते हैं तो वो कूदती हुई नाड़ी मिलती है, यानी कि वो एक प्रकार से कहा गया कि मंडूक के समान कूदती है, यानी वो वर्टिकल स्पाइक लेती है। इसी प्रकार से जो हमारी अनामिका उंगली है जिसमें हम कफ दोष को देखते हैं, वो बड़ी धीमी रहती है, बहुत स्लो चलती है। तो उसको हमारे आचार्यों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से हजारों साल पहले बताया कि ये हंस के समान गति लेते हुए चलती है। तो ये अनुभव वैद्य के कई बार प्रयास से, प्रैक्टिस से, सीखने से ये आता है उनको। तो इस प्रकार से देखना, फिर स्पर्श के द्वारा नाड़ी देखना, फिर प्रश्न करना, इस प्रकार से ये 3 परीक्षाएं होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार शरीर में कोई बीमारी होने वाली होती है या हो चुकी होती है, उसकी शुरुआत हो चुकी होती है, तो लक्षण भी उभरने लगते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि लक्षण आने से पहले ही नाड़ी परीक्षण के जरिए उस रोग के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे यहाँ किसी भी बीमारी को आयुर्वेद में उत्पत्ति के जो है 6 स्टेप्स बताए गए हैं। बताया गया कि कोई बीमारी होती है तो पहले वो दोष संचय होता है, फिर उसका प्रकोप होता है, फिर वो फैलते हैं, प्रशर होता है, फिर वो कहीं जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्थान संश्रय होता है, फिर वो लक्षणों को व्यक्त करते हैं, फिर जाके उपद्रव करते हैं, जिसे हम भेदावस्था कहते हैं। तो नाड़ी परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति अभी आपको स्वस्थ दिख रहा है और यदि उसके दोष संचय की अवस्था में हैं या प्रकोप की अवस्था में हैं, तो आप उसको वहीं पकड़ सकते हैं, यानी बीमारी होने से पहले ही उसे आप उसको उसकी लाइफस्टाइल में चेंज करने का, खान पान में चेंज करने का, इस प्रकार से आप उसे एडवाइस दे सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि संचय अपहृता दोषा, यानी संचय अवस्था में ही अगर आप दोष का अपहरण कर लेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में रोग नहीं पहुँचेगा। इसीलिए नाड़ी परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इससे किसी भी बीमारी के बहुत बाद में होने से पहले ही उसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स के आधार पर, पूर्व रूप के आधार पर, जो अभी जो उसके छोटे छोटे जो हमको संकेत मिल रहे हैं, उनके आधार पर आप उसको होने वाले भविष्य में व्याधि के बारे में भी आप जान सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब तक की जितनी बातचीत हुई है, जो जहाँ तक मुझे समझ आया कि एक बेहद प्रभावशाली ये विधा है। डॉक्टर साहब, जब नाड़ी परीक्षण की बात की जाती है और एक वैद्य की बात की जाती है या एक विशेषज्ञ की बात की जाती है, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की, तो उनमें भी किन किन गुणों का होना आवश्यक होता है नाड़ी परीक्षण को सही से करने के लिए? क्योंकि आजकल हम सुनते हैं कि कई लोग नाड़ी परीक्षण की बातें करते हैं और आपको नाड़ी टच करके या स्पर्श करके आपको कई चीज़ें बताते हैं, लेकिन वाकई जो सही तरीका है उसको जानने समझने के लिए कितने वर्षों की मेहनत और क्या क्या गुण एक वैद्य में, एक विशेषज्ञ में होने अनिवार्य हैं? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि जो वैद्य होता है उसके अंदर कुछ गुण तो होने ही चाहिए। कहते हैं स्मृति, निर्देशकारित्व, और स्मृति, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, और उसके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। पहली बात तो ये है। और फिर उसे ये पहचान नाड़ी से हो जाती है कि किसको वो ठीक कर सकता है और किसको वो ठीक नहीं कर सकता है, यानी कि हमारे यहाँ साध्य और असाध्य बीमारियों के बारे में बताया गया है। तो नाड़ी से ये पता चल जाता है कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, यानी कि एक तो रोगी जो चिकित्सक है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसको, और सबसे जो महत्वपूर्ण है अभ्यास, बार बार उसको प्रैक्टिस करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस विधा में जो भी चिकित्सक या जो भी नए अभी युवा हैं जो वैद्य बनेंगे, वो रुचि रखना चाहते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
इसकी बार बार अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज के समय की बात करें और तकनीक आज के समय में लगातार बदलती जा रही है, नवीनतम तकनीक सामने आ रही है, कहीं एक्सरे होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ऐसे युग में नाड़ी परीक्षण किस तरह से कायम है और किस तरह से इन तमाम जो आधुनिक चीज़ें जो सामने आ रही हैं उनमें किस तरह से कदम बढ़ा रहा है और लोगों का विश्वास किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? देखिए, चूँकि हमारे जो वैदिक ज्ञान था ये पूरा विज्ञान था एक प्रकार से, उसी विज्ञान के आधार पर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। हृदय से ही जो खून की जो प्रवाह होता है और जब हृदय सिकुड़ता है तो हर 0.8 सेकंड पर एक स्पंदन जाता है। यदि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि कफ, पित्त और वात, यानी कफ हंस के समान, पित्त जो है वो मेढक के समान और वात सर्प के समान चलता है। अगर इन तीनों ग्राफ को आप मिलाएं, ये हजारों साल पहले बताया है, रावण ने बताया कि हंस के समान, ये पित्त मंडूक के समान और ये सर्प के समान चलता है। अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे ग्राफ पेपर पे उतारें तो ये ईसीजी की वेव सी दिखती है। तो अब आप ये समझिए कि हजारों साल पहले जब किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था और वो कितने इंटेलिजेंट थे कि वो हृदय से निकल रही रक्त की नलिकाओं के स्पंदन को उंगलियों के माध्यम से देख लेते थे। इसीलिए नाड़ी देखना कहा जाता है, नाड़ी पढ़ना नहीं कहा जाता। यानी उंगलियों के माध्यम से वो नाड़ी को देखते थे, यानी कि उनका इतना मेडिटेटिव आइज था, इतना एक्सपीरियंस था कि फिंगर्स पर ही वो उन चीज़ों को देख लेते थे। और यकीन मानिए कि आज भी इसको बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब नाड़ी परीक्षण सीखा जाता है एक वैद्य के जरिए, विशेषज्ञ के जरिए, तो उनको कितना समय लगता है इस विधा को सीखने में, समझने में, कितना अनुभव की जरूरत होती है? देखिए, नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए सबसे पहले तो आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेद के बहुत सारे वैद्य हैं वो अभी आयुर्वेद के प्रति आयुर्वेद से दूर हैं। तो पहले आयुर्वेद के सिद्धांतों को जानना ज़रूरी है कि दोष क्या होते हैं, दोष के गुण क्या होते हैं, धातुएं क्या होती है। इवन हमारे यहाँ कहा गया है कि दोष एक दूसरे को प्रोपोर्शनेटली जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं, जिसे अंशांश कल्पना कहा गया है। तो एक वैद्य के लिए दोषों को जानना, उसके धातुओं को जानना, शरीर में मलों की स्थिति को जानना, दोषों के एक दूसरे से आवरण को समझना, तो ये सब समझने के लिए उसे आयुर्वेद का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग नाड़ी के नाम पर छोटे छोटे ऐसे, आपको छद्मचर कहा गया है हमारे यहाँ, छोटे छोटे तंबू लगाते हैं और बैठे होते हैं और नाड़ी लिखते हैं, क्योंकि उनको उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। और आज भी गाँव में नाड़ी दिखाना, नाड़ी वैद्य के पास जाना, ये आज भी लोगों में बहुत रुचि है इसके बारे में। तो मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा, जो युवा वैद्य हैं वो कम से कम इस विधा को सीखें और आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझ करके इसे सीखें, और इससे रोगी का विश्वास बढ़ता है आपके प्रति, रोगी का खर्चा भी बचता है। सबसे बड़ी बात है, रोग निदान की ये पुरानी तकनीक है और ये आज भी उतनी ही कारगर है। तो इसका जितना अभ्यास करेंगे, जितना आयुर्वेद को समझेंगे, उतनी बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शारीरिक रोगों की बात अगर हम करते हैं तो नाड़ी परीक्षण उसमें काफ़ी कुछ बताता है, लेकिन आज का जो जीवन शैली है हमारी, और उसमें तरह तरह के हम मानसिक तनाव या मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, भावनात्मक रोगों से हम कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। तो क्या ये विधा, नाड़ी परीक्षण की ये विधा मानसिक रोगों के लिए या भावनात्मक रोगों में भी कारगर साबित होती है कि इसके जरिए हम अपनी साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो है मानसिक विकृतियों को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। कहते हैं कि सत्व रज तम, उनमें जो रज और तम है ये एक प्रकार से हमको बीमार करते हैं। सत्वगुण जो होता है वो एक प्रकार से हमें सात्विकता की तरफ ले जाता है, जबकि रजोगुण और तम गुण जो है वो हमारे शरीर में मानसिक विकृति लाता है। तो मानसिक विकृतियों को बहुत अच्छी तरह से नाड़ी से देखा जा सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये विद्या केवल भारत एशिया में ही नहीं, बल्कि ये विद्या पूरे वर्ल्ड वाइड, जिस समय में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब यहाँ पर वेदों का अध्ययन करने के लिए चाइना से जो यात्री आया करते थे और यहाँ स्टडी करते थे, उन्होंने इसको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में चाइनीज़ पल्स डायग्नोसिस के रूप में एक्सप्लोर किया हुआ है। और आज उसको हम पढ़ रहे हैं, जबकि ये विद्या यहीं से गई, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जिसमें आप कैसे मेंटल एलिमेंट्स को देख सकते हैं, शरीर के ऑर्गन्स को कैसे देख सकते हैं आप, लिवर है, गॉल ब्लैडर है,
किडनी है, ब्लैडर है, स्टमक है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, इन सब के बारे में आप नाड़ी से देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपके पास तमाम ऐसे रोगी आते होंगे, अपना कोई अनुभव जी बताइए हाँ, अभी हमारे दर्शकों के साथ, जिसमें आपने उनका नाड़ी परीक्षण किया हो और कई तरह की बीमारियां जो उनको पता भी ना हो जी। और उनके बारे में जानकारी देखिए, हासिल इससे हुई हो। हम हाइपोथायराइडिज्म तो बहुत आसानी से देख लेते हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक मरीज आया था जिसको पता नहीं था कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसकी नाड़ी देखी और मेरे साथ में डॉक्टर्स भी थे। मैं अभी तक 5 से 6 हज़ार डॉक्टर्स को ये चीज़ सिखा चुका हूँ। तो मैंने देखी नाड़ी उसकी और उसको पता नहीं था। मैंने कहा कि आपकी नाड़ी जो है उसके बीच वाली मध्यमा उंगली पर मुझे अवरोध नज़र आ रहा था, जो कि हार्ट से ब्लड के फ्लो को बताती है। तो मैंने कहा कि आप जाकर के अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप अपना ईसीजी कराइए और जो भी अपने हार्ट की जांच है वो कराइए। अगले दिन ही वो मरीज़ आया, कहा सर आपने तो नाड़ी देख के ही बता दिया। और मैंने उसकी रिपोर्ट में जो मैंने बताया था कि उसको जो उसकी वाल्व है और उसमें उसकी स्टेनोसिस थी, वो उसकी डायग्नोज हुई। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग, जैसे किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पित्ताशय में पथरी है उसकी, ये सब चीज़ें हम बड़ी आसानी से हम इसको इनकॉर्पोरेट करके पता लगा लेते हैं। और इवन हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी क्या खा के आया है। यहाँ बड़ी आप, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा रसों का पूरा वर्णन है कि व्यक्ति मधुर रस लेके आएगा तो उसकी कफ की नाड़ी जो है वो धीमी चलेगी। कोई व्यक्ति स्पाइसी खा करके आएगा तो पित्त की नाड़ी उछलेगी ज़्यादा। कोई गुस्सा करके आएगा तो आप भावनाओं ही नहीं, व्यक्ति के भोजन लेने का क्रम, व्यक्ति दिन में सो के आया है तो कफ की नाड़ी जो है मंद चलेगी। इन सभी चीज़ों को आप नाड़ी से देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि खान पान तक भी इसके बिल्कुल, जरिए पता खान किया जा पान सकता है। और व्यक्ति को, जैसे हम लोग शोधन बताते हैं कि आपको पंचकर्म कराना है, तो हम एक एज ए पंचकर्म एक्सपर्ट हम नाड़ी जब देखते हैं तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इसको कौन सी पंचकर्म की प्रक्रिया इसके लिए बेहतर होगी, इसे विरेचन कराना अच्छा रहेगा या वमन कराना अच्छा रहेगा। तो नाड़ी परीक्षा हमें हर तरह से मदद करती है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि केवल यही परीक्षा नहीं है, इसके अलावा आयुर्वेद में मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, शब्द जैसे बोल रहा है, स्पर्श करके देखना, उसकी आँखों को, दृष्टि को देखना और उसकी आकृति को देखना, ये 7 परीक्षाएं और भी बताई गई हैं। लेकिन नंबर 1 जो परीक्षा है वो नाड़ी परीक्षा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि क्या बच्चों के लिए भी यही चीज़ होती है या ये केवल युवा या वयस्क लोगों के लिए होती है? नाड़ी परीक्षण मतलब सभी के लिए? नाड़ी परीक्षण ये होता है कि बच्चों में नाड़ी का जो स्पंदन होता है वो बहुत तीव्र होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है और नाड़ी में कफ का आवरण रहता है। क्योंकि बच्चे, हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कफ दोष ज़्यादा रहता है, जवान होने पर पित्त दोष ज़्यादा रहता है और बुढ़ापे में वात दोष ज़्यादा रहता है। तो कफ के कारण नाड़ी को देखना कठिन होता है और नाड़ी चूँकि साइज छोटा होता है बच्चे का, तो नाड़ी बहुत फास्ट जो है चलती है, तो इसीलिए वहाँ पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना होता है। लेकिन नाड़ी देखने का तो तरीका बच्चों हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, सबके लिए वो वही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नाड़ी के साथ साथ कोई और भी साथ साथ आयुर्वेदिक ऐसी परीक्षण एक साथ किए जा सकते हैं कि नाड़ी भी देखी और उसके बाद ये चीज़ भी अनिवार्य होती है कराना, ये परीक्षण? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। हमारे यहाँ तो नाड़ी के अलग अलग पूरे स्तर बताए गए हैं और इवन गर्भिणी स्त्री की नाड़ी कैसे देखें, उसकी आने वाले समय में क्या फेट होगा उसका, ये सब हम बताते हैं। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी रोग को पहचानने के और भी तरीके हैं। उसके कॉज को देखना पड़ता है, उसकी पूरी वो बीमारी कैसे बन रही है देखना पड़ता है। ये सब डिसीजन एक वैद्य लेता है, ये चिकित्सक लेता है। तो इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने 7 अन्य चीज़ें बताई, इनको भी हम लेते हैं। उपशय भी लेते हैं, अनुपशय भी करते हैं हम। ये सभी चीज़ें जो है वो वैद्य इस तरह को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं 2 बीमारियों के बीच में, ये जैसे किसी को ये नहीं है तो ये होगा। इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, युवा पीढ़ी की अगर बात करें जो फिलहाल जो आयुर्वेद की ओर रुचि रखते हैं, क्या उनकी नाड़ी परीक्षण को लेकर रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है? और चिकित्सा शिक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें किस तरह से नाड़ी परीक्षण को महत्व दिया जा रहा है? क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं और क्या कुछ अच्छा जो हो रहा है वो भी आप थोड़ा बहुत बताएं। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जो आयुर्वेदाचार्य जो सिलेबस है उसमें नाड़ी परीक्षा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं की जाती है और इसे क्लिनिकली नहीं बताया जाता है। तो जो सुधार की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले तो इसे रोगी में दिखाया जाना चाहिए।
जो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपोजर कम रहता है नाड़ी परीक्षा में, क्योंकि ये मेहनत वाली विद्या है ना, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन आजकल शॉर्टकट चल रहा है, तो सब लोग इंस्ट्रूमेंट, क्यों भाई इतनी मेहनत करनी है, हम सीधे ECG क्यों ना कराएं, सीधे अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराएं। तो इसीलिए रुचि तो है लेकिन चूंकि एक्सपोजर नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं जो पढ़ रहे हैं उनको उनके हॉस्पिटल्स में एक्सपर्ट के गाइडेंस में दिखाया जाए, और इस परीक्षा का प्रायोगिक जो पार्ट है, जो सैद्धांतिक पार्ट है वो ना, प्रायोगिक पार्ट कि कैसे ये मरीज़ को डायग्नोज करने में मदद करता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो जब वो युवा चिकित्सक इसको देखते हैं, और सबसे बड़ी जो बात है, जब आप किसी की नाड़ी देख के डायग्नोज करते हैं ना, तो वो रोगी का इतना विश्वास आप पर बनता है कि वो रोगी आपके प्रति बहुत अच्छी भावना रखता है, क्योंकि निदान बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाज से ज़्यादा डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, यानी बीमारी को के तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तकनीक सबसे अद्भुत तकनीक है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, एक तो आप क्या नाड़ी परीक्षण को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, और साथ ही साथ भले ही हमें कोई रोग ना हो लेकिन क्या हमें अपना नाड़ी परीक्षण समय समय पर कराना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आपके दर्शक बहुत दूर दराज के भी हैं। तो देखिए, हर जगह आयुर्वेदिक वैद्य उपलब्ध हैं, तो आपको अपने आयुर्वेदिक वैद्य से अपने खान पान की सलाह, अपने जीवन शैली की सलाह, आपके अपने जीवन शैली में परिवर्तनों के बारे में सलाह लेना चाहिए। तो इसके लिए आप उस वैद्य के पास जा सकते हैं और अपनी नाड़ी सबसे पहले देखेगा, वो नब्ज़ देखेगा, क्योंकि और आप खुद भी कह सकते हैं कि वैद्य जी मेरी नब्ज़ देख दीजिए, डॉक्टर साहब मेरी नब्ज़ देख दीजिए। तो वो नब्ज़ देख करके आपके बारे में, आपके एनालिसिस, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि आदि जितने भी परिवर्तन हैं, आप बीमार ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा जो आज के समय में जो वेलनेस पर हमारे यहाँ फोकस किया जा रहा है कि आप स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको अपना कब पंचकर्म कराना चाहिए, कब डिटॉक्स कराना चाहिए, ये सब चीज़ें आप जो है आप एक युवा वैद्य के पास या एक्सपीरियंस्ड वैद्य के पास या एक्सपर्ट वैद्य के पास आप जा कर के ये सलाह ले सकते हैं, और वो सबसे पहले आपकी नब्ज़ देखेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं नाड़ी परीक्षण के ऊपर आधारित आज का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।